नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके व जीनियस हुआ सर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हरियाणा के बजट के बारे में। यानी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा 2021-22 का जो बजट पेश किया गया था, उस बजट के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और खासकर उन बिंदुओं के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चनों के बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं आज, क्योंकि बच्चों के बहुत से कमेंट आ रहे से बजट करवाओ बजट करवाओ। तो बजट के बारे में सबसे पहले तो आपको ध्यान हो, हरियाणा का जो बजट पेश किया गया है वो किसके द्वारा पेश किया गया? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। क्यों? क्योंकि हरियाणा के जो वर्तमान सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्हीं के पास क्या है, आपका वित्त विभाग है और वित्त मंत्री होने के नाते उन्होंने क्या किया, हरियाणा का बजट पेश किया है। इंपॉर्टेंट है ये, जिसे पढ़ते हैं इसके बारे में सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा के मुख्यमंत्री की, जैसे आप पिक देख रहे हैं फोटो, उसके बाद आप जैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, उसकी विषय सूची पढ़ोगे भी। क्या पढ़ोगे? विषय सूची है, बजट की मुख्य विशेषताएं हैं, बजट का सारांश का जैसे जिक्र करते हैं। सबसे पहले जिसे अब जिक्र करोगे इस चीज के बारे में, विशेषताओं का जब हम जिक्र करते हैं, बजट की मुख्य विशेषताएं आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने जिक्र किया था भी, बजट पेश किसने किया है? मनोहर लाल खट्टर का, जैसे ध्यान होना चाहिए भी मनोहर लाल। क्यों? क्योंकि हरियाणा के वर्तमान ये क्या है, वित्त मंत्री है भी। क्या है? वित्त मंत्री। पूछा जा सकता है दूसरी बार पेश किया है भी इन्होंने। पिछली बार भी जैसे 2020-21 का हम जिक्र करते हैं, 2020-21 का बजट भी हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पेश किया था और दूसरा बजट उन्होंने क्या है, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पेश किया। आपको ध्यान होना चाहिए बजट क्या होता है, बजट का जैसे आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। मैंने राष्ट्रीय स्तर का जैसे भारत का बजट का भी जिक्र किया था, तब भी इसके बारे में बताया। एक साल का जो लेखा जोखा होता है, उस लेखा जोखा को, सरकार का जो लेखा जोखा होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? बजट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? बजट के नाम से जानते हैं। हरियाणा के बजट की अगर बात करें इस चीज के बारे में, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा यह बजट पेश किया गया था। कब? 12 मार्च को। ये डेट आपको जरूर याद रखनी है। 12 मार्च को क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा यह बजट पेश किया गया था। आपको ध्यान होना चाहिए 12 मार्च को। और भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत, आजादी के का अमृत महोत्सव भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत भी कब हुई है? 12 मार्च को। केंद्र सरकार की एक योजना है और ये आजादी का अमृत महोत्सव जो चलेगा वो कब तक चलेगा? आपका 2023 तक, यानी 2023 तक ये आपका अमृत महोत्सव चलेगा। 12 मार्च को इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है भी। और दांडी जब पहुंचे कब थे? 12 मार्च को शुरू होकर 5 अप्रैल को दांडी मार्च पर नमक कानून जो तोड़ा था, उसी की याद में भारत सरकार के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है। यहां से आपका क्वेश्चन बनना लाजमी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एक योजना है। और कब तक चलेगी? 2023 तक। तो ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ये ध्यान करना। और जैसे पढ़ते हुए आप 78 व्यक्ति जो क्या थे, पहुंचे थे महात्मा गांधी के साथ, दांडी जो मार्च किया था, उस चीज के बारे में भी आप पढ़ोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आजादी का अमृत महोत्सव। इसके बाद में एक चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं जिक्र कर रहा था अभी बजट की मुख्य विशेषताओं का, जब हम जिक्र करते हैं बजट की जो मुख्य विशेषताएं क्या है, सुदृढ़ और उदीयमान हरियाणा की 4 स्तंभ रणनीति बताई गई है। ये 4 स्तंभ आपको क्या है, ध्यान होना चाहिए। 4 स्तंभ बताए गए, इसके क्या बताए गए? 4 स्तंभ का जैसे जिक्र करते हैं और 5 एस बताए गए हैं भी। ठीक है भी, 5 एस का जैसे आप जिक्र करोगे और 4 क्या है इसके स्तंभ। स्तंभ कौन कौन से हैं? स्तंभ जैसे एक तो है प्राथमिकताएं, क्या लिखोगे जैसे आप जिक्र करोगे? क्या है? प्राथमिकताएं भी। किस किस चीज को, जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा का जैसे हम जिक्र करते हैं, उसको प्राथमिकता दी गई है। क्या दी गई है? प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं सुरक्षित, यानी प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकताएं तय करना, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य का हम जिक्र करते हैं। सुरक्षित कोष की मध्यावधि की रूपरेखा बनाना, यह भी एक स्तंभ है। और परिणाम आधारित विकास पर बल देना भी, जो भी विकास किया जाएगा उसका आउटपुट जरूर होना चाहिए। जो हम इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट का हमें क्या पता होना चाहिए? आउटपुट भी, परिणाम क्या निकला है, परिणाम प्रमुख क्या है कि ऐसा विकास किया जाएगा। और कार्यान्वयन पर ज्यादा ध्यान देना,
करने के ऊपर क्या है सबसे ज्यादा क्या दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने 5S का जो जिक्र किया है, 5S में जब हम जिक्र करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका आता है जैसे आप जिक्र करोगे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन भी। क्या है, स्वावलंबन। ठीक है भी, ये पढ़ोगे। यानी 5S आपसे पूछे जा सकते हैं, 4 स्तंभ आपसे पूछे जा सकते हैं, 5 स्तंभ भी आपसे क्या है पूछे जा सकते हैं भी। 5 स्तंभ S क्या है आपके, 5S जो है आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य का आप जिक्र करोगे, सुरक्षा का आप जिक्र करोगे, स्वाभिमान का आप जिक्र करोगे और स्वावलंबन। ठीक है, तो 4 स्तंभ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आप जैसे जिक्र करोगे आपको क्या है 5S के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिक्र करें इस चीज के बारे में। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं पढ़ोगे, यानी 4 तो ये आपके दिए, क्रियान्वयन पर भी बल दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया भी क्या क्या क्रियान्वयन है उन पर बल दिया जाएगा। फिर पढ़ोगे बजट का सारांश, ये सबसे आपका क्या है महत्वपूर्ण है, बजट का सारांश का जैसे जिक्र करते हैं। अब 2021-22 के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया था, 2020-21 में कितना बजट निर्धारित किया गया है, 2020-21 से 21-22 में कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे आपके क्या है अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान हो 2020-21-22 के अंतर्गत 1,55,645.45 करोड़ रुपए का क्या किया गया है प्रस्तावित खर्च, यानी इतने रुपए क्या किए गए हैं निर्धारित किए गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भी, यानी कितना बजट निर्धारित किया गया है, कितने प्रस्तावित खर्च निर्धारित किया गया, तो 1,55,645.45 करोड़ रुपए। और 2020-21 में कितना था ये भी आप पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, 1,37,738.29 करोड़ रुपए खर्च करने निर्धारित है। यानी पिछले साल से 13% क्या है आपके अधिक निर्धारित किए गए हैं। ये चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, कितने प्रतिशत इंक्रीजिंग हुई है और इस साल 2021-22 के अंदर कितना आपका निर्धारित किया गया है बजट, ये पढ़ो आप, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका बनता है वर्ष 2021-22 में बजट में 8585 करोड़ रुपए क्या है रिजर्व फंड में रखे गए हैं भी। ये भी आपका क्या है सबसे महत्वपूर्ण, तो ये पढ़ना इस चीज के बारे में कितने निर्धारित किए हैं और कितने रिजर्व फंड के अंतर्गत रखे गए हैं। रिजर्व फंड का जैसे जिक्र करते हैं भी, रिजर्व रखे गए भी, किसी आपात स्थिति में क्या किया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब देखो एक चीज हम पढ़ते हैं भी कैसे आता है पैसे का, जैसे जिक्र करते हैं रुपया जो आता कहां से है, कैसे आता है रुपया भी। अब रुपया कैसे आएगा भी सरकार के पास भी, हम हमेशा पढ़ते हैं इस चीज के बारे में भी, हम टैक्स पे करते हैं, कर्मचारी टैक्स पे करते हैं, इसके अलावा अलग अलग तरह का जो जीएसटी पे करते हैं। टैक्स तो है इनकम का जो साधन सरकार का, क्या है तरह तरह के टैक्सेज ही है, तो टैक्सेस से आता है, जिसमें सबसे केंद्र विचलन से आपको ध्यान होना चाहिए, केंद्र से विचलन, केंद्र सरकार से भी हमारे पास टैक्स आता है। जैसे जीएसटी जो होता है, जीएसटी केंद्र सरकार के पास भी जाता है, राज्य सरकार के, तो एक ऐसा हिस्सा जो केंद्र सरकार से आता है। उसके बाद में आप पढ़ोगे राज्य का अपना राजस्व कर, ठीक है भी, यानी राज्य का अपना राजस्व कर भी होता है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है भी, यानी 40.90% तो राज्य सरकार का अपना खुद का कर होता है, इनकम। ये चीज आप पढ़ोगे बहुत। इसके बाद में जैसे जिक्र करें और भी क्या है, इनकम के जैसे साधन है, उधार लिए जाते हैं। अब सरकारें क्या करती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार का, जैसे हमें जिक्र करें, केंद्र सरकार भी क्या लेती है, पैसे उधार लेती है, और राज्य सरकार भी पैसे उधार। अब उधार किससे लिए जाते हैं, जैसे आप पढ़ोगे राज्य विकास ऋण, राज्य विकास ऋण का जैसे जिक्र करोगे, नाबार्ड का जैसे आप जिक्र करोगे, भारत सरकार से ऋण, यानी अब राज्य सरकार है तो राज्य सरकार किससे, केंद्र सरकार से ऋण लेगी, और नाबार्ड से भी क्या लेते हैं, हमें ऋण लेते हैं। इसके अलावा गैर कर राजस्व से भी इनकम का साधन है, किसका, राज्य सरकार का भी, ठीक है भी। अब ये तो पैसा आपका क्या है आता है, जिसे जिक्र करते हैं भी पैसा आ रहा है। अब पैसा जाता कैसे है, सरकार के पास पैसा आ रहा है, सरकार ने बजट बना दिया, बजट बनाने के बाद पैसा जाता कैसे आता है,
रुपया जैसे जिक्र किया था मैंने, वही बात इसने दोहराई दोबारा इस चीज को। उसके बाद में कैसे जाता है रुपया, जाएगा कहां, कैसे जाएगा, जाने का आपको ध्यान होना चाहिए। जितनी भी तरह की सुख सुविधाएं जो सरकार देती है तो उसमें पैसे इन्वेस्ट होते हैं, पैसे खर्च होते हैं। चाहे स्वास्थ्य का हम जिक्र करते हैं, चाहे शिक्षा का जैसे हमें जिक्र करते हैं, तो उसमें पैसे लगते हैं। अब पैसे लगते हैं तो पैसा सरकार से जाता भी है। जाने का जैसे जिक्र करें तो आप पढ़ोगे आर्थिक सेवाएं, पढ़ोगे भी आर्थिक सेवाओं में, चाहे कृषि का जिक्र करें, चाहे सिंचाई का, परिवहन, नागरिक उड्डयन, सड़क है और पुल का जैसे जिक्र करें, ग्रामीण विकास और पंचायतों का अगर जिक्र, इसमें भी सरकार क्या अपने पैसे इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा सामान्य सेवाएं, चाहे प्रशासनिक सेवाएं, किसी भी तरह की प्रशासनिक सेवाएं जो दी जाती है उसमें भी सरकार के पैसे लगते हैं। पेंशन व अन्य का जैसे जिक्र करते हैं उसमें भी क्या लगते हैं, सरकार के पैसे लगते हैं। तो सरकार का पैसा इस तरीके से क्या है, जाता है। इसके अलावा सामाजिक सेवाएं होती है, सोशल जो सर्विस होती है, जैसे शिक्षा का जिक्र किया है, समाज कल्याण और पोषण का जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का जिक्र करते हैं, तो यही भी सरकार क्या इन्वेस्ट है, पैसे करती है। तो यहीं पर आपको ध्यान होना चाहिए, पैसा लगाती है सरकार तो सरकार से क्या है, पैसा जाता भी है। उसके अलावा ऋण भुगतान का जैसे जिक्र करते हैं। अब ऋण भुगतान, सरकार ने ऋण लिया केंद्र सरकार से, नाबार्ड से लिया, उसके अंतर्गत क्या करती है सरकार, कुछ तो क्या चला जाता है उसका जैसे जिक्र करते हैं, आप पढ़ोगे, कुछ तो उसका मूलधन चुकाने में चला जाता है और कुछ उसका ब्याज चुकाने में भी जाता है। तो यहां से क्या है, आपके पैसे जाते हैं, ये चीज आप क्लियर करोगे इस चीज के बारे में। इसके बाद में महत्वपूर्ण है कैसे जाता है पैसा, वही बात आ रही है, रिपीट कर रहा है। मुख्य जो आवंटन है, किस किस चीज के लिए सबसे ज्यादा आवंटित किए गए हैं, किसके लिए सबसे कम आवंटित किए, ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा जो आवंटन हुआ है जिसे जिक्र करोगे, सबसे कम पढ़ोगे उद्योग एवं वाणिज्य के लिए 516.30 करोड़ रुपए क्या इसके लिए आवंटित किए गए। उसके बाद में जैसे पढ़ोगे आप भी सबसे अधिक अलग अलग के लिए अलग, जैसे परिवहन के लिए हम पढ़ते हैं 2699.05 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो आप पढ़ोगे ना, किसके लिए जो निर्धारित किए गए हैं, वो निर्धारित किए गए हैं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए 18,118.23 करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित। तो कम भी आपको पढ़ना है और अधिक भी क्या है आपको पढ़ना है। बजट एक नजर का जैसे जिक्र करते हैं, वही बात बार बार आपकी आ रही है भी। राजस्व प्राप्तियां, भी राजस्व प्राप्ति ये आप पढ़ सकते हो भी, राजस्व प्राप्ति कहां से हो रही है और पूंजी जो प्राप्तियां आपकी कहां से है, और राजस्व वे, अब राजस्व प्राप्त भी हो रहा है, जैसे मैंने जिक्र किया पैसा कहां से आता है और पैसा जाता कहां पर है अभी, तो राजस्व प्राप्ति है और राजस्व वे का जैसे इन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा वही बात जिक्र किया है विषयगत आवंटन, जो पहले पढ़ रहे थे हम, मैंने विषयगत आवंटन का जो बताया था अभी, सबसे ज्यादा खेल, शिक्षा और संस्कृति का, कला संस्कृति को जिक्र किया था, वही बात आपकी आ रही है। समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो निर्धारित किए गए हैं वो 2021-22 में कितने, 10,798.01। आगे आएंगे, वैसे इनसे संबंधित हम विस्तृत चर्चा करेंगे। विषयगत जो आवंटन है, यहां से जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे इस चीज के बारे में, ठीक है भी। जैसे जन भागीदारी का जिक्र किया है भी, जन भागीदारी का भी जैसे जिक्र करते हैं, विधानसभा और संसद के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनता से संबंधित, उनसे संबंधित है। अब यहां से आपका क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु शुरू हो जाता है। समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो हरियाणा सरकार जो योजना चला रही है उनसे संबंधित है। यहां से आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जिक्र करोगे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो हरियाणा सरकार जो काम करी उनसे सर, यानी राज्य में परिवार पहचान पत्र के तहत अति गरीब एवं 1 लाख परिवारों की न्यूनतम आर्थिक सीमा 1.80 लाख रुपए वार्षिक करवाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन कौन सा है, वृद्धावस्था समान भत्ता 1 अप्रैल से कितना हो जाएगा आपका, 2500 रुपए। कितना हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल से कितना हो जाएगा, जैसे जिक्र करते हैं 1 अप्रैल से आपका ये 2,500 रुपए यानी 2500 रुपए हो जाएगा। शुरुआत कब हुई थी, आप पढ़ते हो 1987 में ताऊ देवीलाल ने 100 रुपए से इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी, जो बढ़कर कितनी हो जाएगी 1 अप्रैल 2021 का जैसे हम जिक्र करते हैं 2500।
ठीक है भी, यानी 2500 रुपए हो जाएंगे। वर्ष 2021-22 में 4000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे भी। छोटे बच्चों को शिक्षित यानी पहले उसको डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए कितने, लगभग 4000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे हरियाणा। तो ये चीज आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, जिसे जिक्र करें। इसके बाद में और क्या योजनाएं हैं समाज के गरीब एवं कमजोर उत्थान के लिए, तो आप पढ़ोगे इस चीज के बारे में, यानी कानूनी सहायता योजना। वैसे मैंने करंट जीके के अंतर्गत भी आपको इसमें जानकारी दी थी। कानूनी सहायता योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को अदालत में संपत्ति, कृषि भूमि, किराया और आरक्षण आदि संबंधित मामलों की पैरवी करने के लिए पहले 11,000 रुपए मिलते थे। कितने मिलते थे पहले? 11,000 रुपए। अब उनको बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं? 22,000 रुपए, यानी 11 से बढ़ाकर कितने किए हैं? 22,000 किए गए हैं। अभी अनुसूचित जाति का जैसे जिक्र किया है, बच्चे सोच रहे होंगे अनुसूचित जनजाति का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब का हम जिक्र करके भारत के ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों के अंदर सिर्फ अनुसूचित जाति है, जनजाति नहीं है। ठीक है भी, ये आप पढ़ोगे। मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना के अंतर्गत लाभ पात्रों को विवाह के दिन ही योजना का लाभ देने के लिए योजना का सरलीकरण किया जाएगा। भी जो भी पात्र परिवार हैं उन पात्रों को जिस दिन जरूरत है उसी जरूरत के अनुसार उसी दिन क्या है पे करना, ऐसी सरल बनाई जाएगी इस योजना को। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, पढ़ो इसके बारे में। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं आप पढ़ोगे, यानी वर्ष 2021-22 में विभिन्न जिलों में 318 क्रेच शुरू किए जाएंगे। सिलाई सेंटरों का जिसे जिक्र करते हैं, आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्रेच शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 8.76 लाख परिवारों को 270.36 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? वितरित किए जाएंगे, बहुत इंपोर्टेंट। उसके बाद में जिक्र करते हैं कृषि एवं किसानों का आर्थिक विकास, सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे इंपोर्टेंट भी है। इनकी आर्थिक स्थिति को हमें सुधारने का जैसे जिक्र करते हैं, तो कृषि एवं किसानों का आर्थिक विकास का जब हम जिक्र करते हैं तो कई इनके लिए भी योजनाएं जैसे लेके आए हैं सरकार का हम जिक्र करें। सबसे महत्वपूर्ण पढ़ोगे आप मृदा स्वास्थ्य से लेकर हैवी, यानी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उससे संबंधित। अभी अगर अच्छी भूमि की उर्वरा शक्ति होगी तो अच्छी फसल पैदा होगी। मृदा स्वास्थ्य से लेकर फसलों के चयन, इनपुट, प्रसंस्करण और विपणन के हर स्तर के समाधान उपलब्ध करवाने हेतु हर खेत स्वस्थ खेत नामक एक विशेष अभियान अप्रैल 2021 से चलाया जाएगा। यानी अप्रैल 2021 से एक स्पेशल क्या चलाया जाएगा? एक अभियान चलाया जाएगा। हर खेत स्वस्थ खेत, मृदा की क्या की जाएगी? जांच की जाएगी। ठीक है भी। इसके बाद में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मृदा स्वास्थ्य के आधार पर उपयुक्त फसलों की बिजाई के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा यानी अपडेट किया है, उनकी मृदा की जांच करके भी आपकी जो मृदा है, आपके खेत की जो मृदा है, उस मृदा के अनुसार भी कौन सी फसल आपको बोनी चाहिए, कौन सी फसल नहीं बोनी चाहिए, उनके प्रति भी किसानों को क्या किया जाएगा? प्रोत्साहित किया जाएगा भी यहां पर आप कौन सी अच्छी पैदावार ले सकते हो भी। इसके बाद में जैसे जिक्र करें महत्वपूर्ण जो आपका कृषि और किसानों का आर्थिक विकास, फिर बड़े जिक्र करोगे इस चीज में आप यानी स्कूल, कॉलेजों और तकनीकी विश्वविद्यालय संस्थानों में 125 मृदा प्रयोगशालाएं। अब देखो मैंने मृदा का जैसे जिक्र किया था, अब मृदा प्रयोगशालाएं होगी तभी तो किसान क्या करवा सकते हैं? अपनी मृदा की जांच करवा सकते हैं। इसी कड़ी में 125 मृदा जांच प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जिससे किसानों को लाभ होगा। किसानों को क्या होगा? लाभ होगा। और अरण्य वाहिन लर्न योजना से विद्यार्थियों को कमाने का भी अनूठा अवसर मिलेगा। यानी विद्यार्थी भी क्या बनेंगे? सक्षम बनेंगे, स्वावलंबन बनेंगे इस चीज के बारे में। ठीक है भी। यानी सीखने के साथ साथ उनको कमाने की क्या मिलेगी? एक अच्छा गुण मिलेगा, सक्षम बनेंगे विद्यार्थी। इसके बाद में 1 लाख एकड़ भूमि सुधार के लिए अक्षारीय और लवणीय मृदा उपचार हेतु एक नया पोर्टल स्थापित किया जाए। जो लवणीय मृदा है या अक्षारीय मृदा, उसके सुधार के लिए भी क्या एक अलग पोर्टल बनाने की हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी है। 1000 किसान उत्पादन संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे किसान उत्पादन संगठन FPO का जिसे जिक्र किया है, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का जिसे हम जिक्र करते हैं, यानी किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जाएंगे हरियाणा के अंदर। कितने? 1000। इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इसके बारे में।
इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं हम, नेक्स्ट जो किसानों के लिए है, नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है भी, ठीक है भी, यानी कितना जो बीमा दिया गया है उससे संबंधित है। 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंपोर्टेंट है पढ़ना, के तहत 13.27 लाख किसानों को 980.74 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम दिया गया था हरियाणा सरकार में। तो ये पढ़ो इस चीज के बारे में। इसके बाद में 2020-21 में फसल अवशेष प्रबंधन प्रयासों से सफल अवशेष जलाने की घटनाओं में कमी आई है। कितनी कमी आई है? 11% कमी आई है भी, ठीक है भी, क्योंकि किसानों को प्रेरित किया है भी, आप जो फसलों के जो फाने वगैरह हैं, ठीक है भी, वो न जलाई भी, क्या है, न जलाई। अब किसानों को सुविधाएं देंगे ताकि उनका निपटारा ही तो होना है। तो 11% क्या है इसके अंदर है, कमी आई है। जीरो बजट खेती, जैविक व प्राकृतिक खेती के तहत आगामी 3 वर्षों में 1 लाख एकड़ को कवर करने का क्या है, लक्ष्य रखा गया भी। जीरो बजट खेती भी और जैविक खेती भी, ठीक है भी। तो ये चीज भी आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं हम, नेक्स्ट जो आपका है, जिक्र करते हैं मेरा पानी मेरी विरासत। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। यानी मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान धान का क्षेत्र 2 लाख एकड़ कम करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 2020-21 में भी एक लक्ष्य रखा गया था और 2021-22 में भी हमने क्या एक लक्ष्य रखा है भी, धान की जो फसल, अत्यधिक पानी वाली जो फसलें हैं जिसे धान वगैरह का हम जिक्र करते हैं, उनको कम से कम बोने के लिए किसानों को क्या करना है, प्रेरित करना है। उनकी जगह विकल्प देने हैं किसानों को भी, आप अन्य तरह की फसलें बो, परंतु उसकी जगह किसानों को क्या करना है, आर्थिक सहायता भी देनी है, ठीक है भी, पढ़ा है हमने। तो 2 लाख जो है, 2 लाख एकड़ को कम करने का लक्ष्य है। योजना के गत वर्ष का, जिसे पिछले वर्ष का हम जिक्र करते हैं, तो 97,000 एकड़ क्षेत्र को अन्य फसल जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दाल आदि के अधीन लाया गया था। अगर आपसे पूछे भी, नेक्स्ट ईयर तो हमने रखा है भी 2021-22 में हमने 2 लाख एकड़ का जैसे टारगेट रखा है। पिछले कितने, यानी गत वर्ष का हम जिक्र करें 2020-21 में, तो 2020-21 में 57,000 एकड़ जो, ठीक है भी, 97,000 एकड़ क्षेत्र को अन्य फसल जिसमें से क्या बोई गई, मक्का, कपास, बाजरा और दाल आदि के अधीन रखा गया। इसके अलावा मेरा पानी मेरी विरासत योजना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खास करके इसलिए महत्वपूर्ण है भी, मनिका श्योकंद का जिसे हम जिक्र करते हैं, मनिका श्योकंद को इसकी क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है भी, ठीक है, मनिका श्योकंद भी, ठीक है, ये पढ़ोगे आप, मनिका श्योकंद है, और मनिका श्योकंद को क्या बनाएगी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी, ठीक है, ये चीज आप पढ़ना। तो मिस ग्रैंड का जैसे खिताब जीता है मनिका श्योकंद ने, तो ये भी आप पढ़ोगे। जींद जिले से संबंध रखते, किस जिले से, जींद जिले। इसके अलावा इस योजना के तहत बैंकों की साझेदारी में 1000 किसान एटीएम होंगे स्थापित भी। बैंकों की साझेदारी भी, किसानों को भी किसी तरह की भी क्या कोई दिक्कत न है, इसीलिए 1000 किसान एटीएम स्थापित किए जाएंगे। भंडार अक्षमता के निर्माण के लिए साइलो का भी क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जैसे देखते हैं कौन सी नई जो स्कीम है किसानों के लिए, किसानों को नकदी निकालने, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 1000 एटीएम का, किसान एटीएम जो स्थापित किए जाएंगे उन्हीं के अधीन है। तो किसानों को नकदी निकालने, नकदी जमा कराने, शेष राशि की जानकारी देने, पिन बदलने, नए पिन बनाने, मिनी स्टेटमेंट, चेक बुक के लिए अनुरोध आधार पर नंबर अपडेशन, ऋण के लिए अनुरोध, मोबाइल नंबर अपडेशन, समस्याओं के पंजीकरण इत्यादि के लिए किसान मित्र वित्तीय सेवा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना, ठीक है भी। यानी किसान मित्र वित्तीय सेवा योजना नामक एक नई योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत किसानों को बैंकों से संबंधित जितनी भी तरह की जो असुविधाएं होती थी, उन असुविधाओं का समाधान यहां पर होगा। गत वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को 29,950 करोड़ रुपए तथा अन्य हितधारकों को लगभग 1800 करोड़ रुपए भुगतान किया गया था। एमएसपी का जैसे जिक्र आया था भी, किसका जिक्र है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। किसान भी अब किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपकी एमएसपी की लड़ रहे हैं,
न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी, मिनिमम सपोर्ट से प्राइस, तो ये चीज भी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखते हैं कोई नेक्स्ट जो इनके लिए जिक्र करें, तो नेक्स्ट जो है वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य का फिर जिक्र आया है। किसका जिक्र है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी 2021-22 से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जाएगी। कितने लाख है मीट्रिक टन है? 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जाएगी, 7 लाख मीट्रिक टन आपको ध्यान हो सरसों खरीदी जाएगी, और लगभग 60 लाख मीट्रिक टन धान, ठीक है भी, खरीदा जाएगा, और 7 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद करने का हरियाणा सरकार का लक्ष्य है भी। किसके ऊपर खरीदे जाएंगे? ये आपके एमएसपी पर। सरकार कह रही है किस पे खरीदेंगे? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर खरीदेंगे, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा 22 जिलों में 2000 रिटेल स्टोर और आउटलेट स्थापित किए जाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 81 मंडियां ई नाम से जुड़ी हुई है, उनके साथ 32 मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ा जाएगा। 81 ऑलरेडी पहले जुड़ी हुई है, उनके साथ कितनी और जोड़ी जाएगी? आपकी 32 और जोड़ी जाएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य की जानकारी दी जाएगी, यानी उचित मूल्य की उनको क्या है? जानकारी मिलेगी भी, ये भी आप पढ़ोगे, महत्वपूर्ण है। उसके बाद में सभी प्रमुख मंडियों में फसल सुखाने की मशीन। अब देखो किसानों को क्या आती है? दिक्कतें आती है, फसल लेके गए मंडी के अंदर, ये आपकी इसमें नमी ज्यादा है, इसमें नमी कम है, सूखी, अलग अलग तरह की, तो सभी मंडियों के अंदर है, मंडियों में फसल सुखाने की मशीन, साइलो, ग्रेडिंग, लोडिंग और अनलोडिंग का जैसे जिक्र करते हैं, वजन व सिलाई, छंटाई, पैकेजिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी किसानों को। इसके बाद में हरियाणा भंडारण निगम के सभी गोदामों में क्लोज सर्किट टीवी कैमरे लगेंगे, ताकि किसी भी तरह की जो अनहोनी होती है उनकी जानकारी मिले किसानों को या अधिकारियों को। उसके बाद में बागवानी फसलों के प्रोत्साहन के लिए बवांतर भरपाई योजना, मुख्यमंत्री, बहुत महत्वपूर्ण आपकी ये योजना है, ठीक है भी, यानी जिक्र करोगे इस चीज के बारे में जो आप है, जैसे जिक्र किया इन्होंने बागवानी फसलों के प्रोत्साहन के लिए बवांतर भरपाई योजना एवं मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लागू की जाएगी। आपने पढ़ा है इस चीज के बवांतर भरपाई योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 30 दिसंबर 2017 को भी, 30 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत की थी करनाल जिले से, और उस समय हरियाणा के कृषि मंत्री थे ओपी धनखड़ के द्वारा। ओपी धनखड़ के द्वारा कितनी फसलें उसमें शामिल की गई थी? उस समय 4 फसलें शामिल की गई थी। कितने? और अब कितनी है बवांतर भरपाई योजना में? आप पढ़ोगे 19 फसल इसके अंदर है शामिल की गई है। कितनी? 19 फसल है शामिल की गई है। बहुत बनता भी है क्वेश्चन आपका भी, पहले पूछा जा सकता कब स्थापित हुई थी, कितनी फसलें थी उसके अंतर्गत, और अब इसके अंतर्गत कितनी फसलें ले गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है बवांतर भरपाई योजना का, जैसे हमें जिक्र करते हैं। इसके बाद में जैसे पढ़ेंगे जो आपके हैं, अब नया पशुपालन एवं डेयरी विभाग का जैसे जिक्र करते हैं। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, हरियाणा में कृषि विभाग का जैसे जिक्र करते हैं, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री कौन है? तो मंत्री आपके जेपी दलाल है भी। कौन है आपके? जेपी दलाल का जैसे जिक्र करोगे तो पशुपालन एवं डेयरी का जैसे जिक्र करते हैं, तो ये भी आप पढ़ो, मंत्री जैसे मैंने जेपी दलाल का जिक्र किया है। पशुपालन एवं डेयरी, हरियाणा में दुधारू पशु धन संख्या देश के कुल पशुधन की 2.4% है, ठीक है भाई, 2.5% है भी, 2.5%, परंतु दुग्ध उत्पादन का हम जिक्र करते हैं, दुग्ध उत्पादन 5.56% है भारत का भी, यानी पशु कम है जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी। अब भारत में हमने जिक्र किया है विदेश में, विदेश के जिक्र करें विदेश के कितने प्रतिशत हम पशु रखते हैं हरियाणा, तो आप पढ़ोगे 2.5%, परंतु देश में दुग्ध उत्पादन में हमारा अगर प्रतिशत देखें तो कितना है आपका? 5.56% है, यानी एक अग्रणीय राज्य है पंजाब और हरियाणा, भारत में अग्रणीय दुग्ध उत्पादक राज्य है, ठीक है भी। भारत विश्व में दूसरा बड़ा दुग्ध उत्पादक देश सभी, ये भी आप पढ़ोगे। उसके अलावा पशुपालकों के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना लागू की। मैंने
पहले भी करंट जीके में भी आपको करवाया भी, पशु पालकों को किसान क्रेडिट, पशुधन किसान क्रेडिट, जिसके अंतर्गत 60,000 रुपए किसान को दिए जाते हैं। कितने हजार रुपए? 60,000 रुपए। खंड स्तर पर 142 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन मुहैया करवाई जाएगी भी। हरियाणा में खंड स्तर पर कितनी? 142 मोबाइल पशु चिकित्सालय वैन मुहैया कराई, जैसे एम्बुलेंस का हम जिक्र करते हैं। ठीक है भी। भिवानी के लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी भिवानी जिले के लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। मैंने बताया है आपको भी, अविका नगर का जैसे हम जिक्र करते हैं, अविका नगर भी, अविका नगर जो आपका है टोंक, कहां पर है? टोंक राजस्थान पर, जहां पर राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। हरियाणा में आपका जो बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा वो लोहारू के अंदर, भिवानी जिले के अंदर, तो ये भी आप पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित जो और है आपकी जो, तो क्या है? हिसार, सोनीपत और पंचकुला में ये खास करके मुर्गी पालन से संबंधित है। पोल्ट्री फार्म का जब हमें जिक्र करते हैं उनसे संबंधित है। यानी हिसार, सोनीपत, पंचकुला में एवियन इन्फ्लुएंजा तथा अन्य पोल्ट्री रोगों के रैपिड और आरटीपीसीआर डायग्नोस्टिक्स 3 बायोसेफ्टी लेवल 2 प्रयोगशाला की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। ठीक है भाई, आपको ध्यान हो इस चीज के बारे में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में वर्ष 2021 से 22 से 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 1090 हेक्टेयर लवणता प्रभावित क्षेत्र और 5000 हेक्टेयर ताजा पानी वाले अतिरिक्त क्षेत्र का विकास किया जाएगा। किया जाएगा, ये भी आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना इसी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत आपने पढ़ा है सितंबर 2019 में हुई थी। कब हुई थी? सितंबर 2019 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ये भी आप पढ़ोगे इस चीज के बारे में। ठीक है। और प्रसंस्करण इकाइयां और कोल्ड चेन स्थापित की जाएगी भी, ये भी आप पढ़ो। तो इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं आपके पशुपालन एवं डेयरी का और जिक्र करें तो और क्या चीज ऐसी निर्धारित, यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 10 समाल फिश फीड मिल प्लांट यूनिट स्थापित की जाएगी हरियाणा के अंदर। इसके बाद में झींगा मत्स्य पालन के लिए भिवानी जिले के, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भिवानी जिले में कई ऐसी योजनाएं लेके आए हैं, जिक्र करते हैं। जैसे मैंने लोहारू का जैसे बकरी प्रजनन केंद्र का जैसे जिक्र किया, इसी तरीके से आप पढ़ोगे झींगा मत्स्य पालन के लिए भिवानी के शिवानी के पास गांव है, ये गरवा गांव में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। भाई झींगे यानी उस गांव का जो तालाब है, उस तालाब को एक अच्छे तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा और क्या पाली जाएगी वहां पर? झींगा मत्स्य का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा में 3 लाख लीटर प्रतिदिन पैकिंग अक्षमता के साथ एक नया दुग्ध संयंत्र स्थापित किया जाएगा। भाई दक्षिणी हरियाणा का जिससे जिक्र किया है, दक्षिणी हरियाणा में ये स्थापित किया जाएगा। जिला भिवानी के, मैंने भिवानी को आपको बताया ना, कई सौगातें मिली है भिवानी के, चाहे गरबा गांव का जैसे जिक्र करें, चाहे लोहारू का जिक्र करते हैं, चाहे आपका जैसे ये शेरला गांव है। यानी भिवानी के गांव शेरला में एक लघु दुग्ध संयंत्र स्थापित किया जाएगा और इस दुग्ध संयंत्र में क्या बनाई जाएगी? दूध से मिठाइयां बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? इसमें मिठाई बनाई जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना इसके बारे में। इसके बाद में जिसे जिक्र करें और क्या योजना है पशुपालन और डेयरी से संबंधित पढ़ते इतनी है। उसके बाद में द्विवार्षिक जल योजना, द्विवार्षिक कैसे लिखोगे? आपको मैंने जैसे जिक्र किया है 2021 और 23 की योजनाएं हैं, भी 2021 और से 23 का द्विवार्षिक जल योजना का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आता है यहां पर SYL का जैसे जिक्र किया है, सतलुज यमुना लिंक नहर का। जब भी चुनाव होते हैं तो हमेशा ये मुद्दा आता है SYL का, जब हम जिक्र करते हैं सतलुज यमुना लिंक का जैसे हमें जिक्र करते हैं। निर्माण के लिए 2021-22 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूछा जा सकता है में हरियाणा में 2021-22 के बजट में SYL के निर्माण के लिए कितना बजट निर्धारित किया है? तो 100 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत 1000 रिचार्ज बोरवेल का निर्माण करने की भी योजना है।
मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत। मनिका शोकंद का जैसे मैंने जिक्र किया है, मेवात क्षेत्र के पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 100 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का भी क्या किया है, निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ चरखी दादरी, ये क्वेश्चन मैंने करंट में भी करवाया था, महेंद्रगढ़ चरखी दादरी भिवानी और फतेहाबाद जिलों में सूक्ष्म सिंचाई योजना पर जोर दिया जाएगा। हरियाणा का वह क्षेत्र जो राजस्थान से सटा हुआ है, उस क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई के ऊपर क्या दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत महेंद्रगढ़ चरखी दादरी भिवानी और फतेहाबाद जिले को क्या है, चयनित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपका। उसके बाद में देखते हैं क्या योजनाएं हैं द्विवार्षिक जल की, जैसे जिक्र करें समांतर दिल्ली शाखा, संवर्धन नहर, जवाहरलाल नेहरू केनाल, हांसी शाखा का पुनर्द्वार किया जाएगा, यानी उसकी मरम्मत का भी क्या है, काम किया जाएगा। इसके बाद में पांवटा साहिब का जैसे जिक्र आया, पांवटा साहिब से कलेसर तक यमुना नदी के प्रवाह क्षेत्र पर अथनी कुंड बिराज की अपस्ट्रीम में एक बांध बनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पांवटा साहिब के बारे में मैंने कई बार बताया, पांवटा साहिब है ये आपका एचपी में है, हिमाचल प्रदेश के अंदर पांवटा साहिब जो है, यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी आए थे और एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है। अभी मैंने पांवटा साहिब खास करके इसका, पांवटा साहिब से जब यमुनानगर आ रहे थे, हम बिलासपुर का जैसे जिक्र करते हैं या फिर कपाल मोचन गुरुद्वारे का जैसे जिक्र करते हैं, तो यही भी। तो पांवटा साहिब और कलेसर जो किस जिले में है आपका, यमुनानगर का जैसे जिक्र करते हो, यमुनानगर जिले, इसके तक के नदी प्रवाह क्षेत्र पर अथनी कुंड बिराज परियोजना की अपस्ट्रीम पर क्या बनाया जाएगा, एक बांध बनाया जाएगा। इसके बाद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021-22 में 1.65 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भी मैंने कई बार बताया आपको भी, जैसे हम जिक्र करते हैं अंबाला, जो आप पढ़ोगे भी अंबाला और पंचकुला का जैसे जिक्र करते हैं, यानी हरियाणा के अंदर है। अग्रणीय जिले कौन से हैं, अंबाला और पंचकुला है, जिन्होंने नल से जल योजना को अच्छी तरह से लागू किया है, प्रथम स्थान हासिल किया उन्होंने, ठीक है भी। ये चीज भी आप पढ़ सकते हो। तो जल जीवन मिशन के कार्यक्रम के तहत का जैसे जिक्र करते हैं वर्ष 2021-22 में, तो ये चीज आप है, ठीक है भी। आज जो ये लागू हो रहा है ना, ये 22 हरियाणा के 22 जिलों में है। अच्छा, तो ये चीज आप है पढ़ो भी, इंपॉर्टेंट है। क्या दिक्कत होगी, वापस नहीं जा रहा हूं मैं। तो ये चीज आपको पढ़ना है इस चीज के बारे में। इसके बाद में जिसे एक चीज और पढ़ोगे, द्विवार्षिक है जल, तो ये पढ़ोगे। आज जल दिवस भी है, भी आपको ध्यान हो, 22 मार्च है, वो आज क्या है, जल दिवस भी है। अभी चलो जल का हम जिक्र कर रहे हैं, जल का जिक्र कर रहे हैं, तो एक चीज आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, तो जल दिवस भी है भी। आज क्या है, 22 मार्च आपका क्या है, 22 है मार्च, ठीक है भी, विश्व जल दिवस का जैसे हम जिक्र करते हैं। इसके बाद में महाग्राम योजना के तहत 130 गांवों का चयन किया गया। भी महाग्राम मींस क्या है, महान ग्राम का जैसे जिक्र करते हैं। महाग्राम योजना के तहत 130 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति जलापूर्ति सीवरेज प्रणाली स्थापित की जाएगी। शुरुआत किस जिले से हुई है इस योजना का पूछा जा सकता है, तो इसकी शुरुआत हुई है फरीदाबाद से। कहां से शुरू हुई है इसकी, फरीदाबाद जिले से इसकी शुरुआत हुई है। राजौंद व सिसाई में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और सिवानी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में सुधार होगा। राजौंद पढ़ना आपको, सिसाई आपको पढ़ना है, सिवानी। मैंने आपको हमेशा कहा है भी आपको इनका भूगोल पता होना चाहिए, किस जिले में है उस जिले के बारे। राजौंद आपका कैथल में है, किस जिले में आपका कैथल पढ़ोगे। सिसाई आप हिसार में पढ़ोगे। सिसाई पहले हरियाणा का सबसे बड़ा गांव था भी, परंतु वर्तमान में इसको नगर पालिका बना दिया है। अब हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा आपका, डिग्गल है भी। क्या है हरियाणा का सबसे बड़ा गांव आपका, डिग्गल है भी, ठीक है भी। और शिवानी मैंने भिवानी में कई बार आपको बताई है। सोना के अंदर सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। सोना किस जिले में आपका, गुरुग्राम, गर्म पानी के चश्मों के लिए जानते हैं। पलवल, हिसार, बरवाड़ा, फतेहाबाद, टोहाना और होडल में वर्षा के जल की निकासी के कार्य शुरू किए जाएंगे भी, यानी जो वर्षा का जो जल है उसकी निकासी से संबंधित
कार्य किए जाएंगे भी, ये भी पढ़ना। बड़ी महत्वपूर्ण आपके यहां से क्या है क्वेश्चन बनने हैं भी, जैसे जिक्र करें। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती, सबसे इंपॉर्टेंट आपका विषय रहता है शिक्षा और स्वास्थ्य का। जब हम जिक्र करते हैं, मैंने बार बार आपको बताया है भी स्वास्थ्य मंत्री का जैसे जिक्र, सबसे पहले तो आप ध्यान करो हरियाणा का जो बजट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए भी हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य मंत्री कौन है। स्वास्थ्य मंत्री आपके अनिल विज है भी, कौन है आपके अनिल विज है। कहां से विधायक है अनिल विज, आपके अंबाला कैंट से भी। कहां से, अंबाला कैंट से है। तो कोविड से निपटने के लिए इस वर्ष 956 नियमित डॉक्टरों और 206 आयुष चिकित्सा अधिकारियों की क्या की जाएगी, भर्ती की जाएगी भी। कोविड-19 जो एक वैश्विक महामारी फैली हुई है, विश्व स्तर की जो महामारी फैली हुई है, उसके लिए 956 नियमित डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी और 206 आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भी क्या की जाएगी, भर्ती की जाएगी। ये 2021-22 के बजट के अंदर निर्धारित है। इसके अलावा वर्ष 2021-22 में होंगे 305 चिकित्सा अधिकारी और 7 चिकित्सा अधिकारियों और 60 दंत चिकित्सा के नए पद सृजित किए जाएंगे। 60 जो बीडीएस जैसे पढ़ते हो ना आप, दंत चिकित्सक जो होते हैं, उनके 60 नए पद भी क्या किए जाएंगे, सृजित किए जाएंगे। सिविल अस्पतालों में 1000 से अधिक बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी एवं सभी जिला अस्पतालों में न्यूनतम 200 बिस्तर किए जाएंगे भी। ठीक है भी, ये भी आप पढ़ो भी। ऑल हरियाणा का हम जिक्र करते तो 1000 से अधिक बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, परंतु सभी जिला अस्पतालों में न्यूनतम जो 200 बिस्तर किए जाएंगे, 200 बिस्तर। इनमें आईसीयू एवं प्राइवेट रूम की भी स्थापित किए, आईसीयू का जैसे जिक्र करते, और प्राइवेट रूम भी क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। पढ़ना इसके बारे में। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं स्वास्थ्य संबंधित आयुष्मान भारत योजना में अनुपातिक लाभ 8 जो अतिरिक्त श्रेणियों को प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। भी क्या किया गया, निर्णय लिया गया, जिसमें व्यापक कैशलेस व्यवस्था है, बीमा योजना का लाभार्थी है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पंजीकृत जो परिवार है, निर्माण श्रमिक बोर्ड है, हरियाणा के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी भी जो पत्रकार हैं, हमारे प्रेस भाई बंधु हैं। इसके अलावा नंबरदार, चौकीदार, विमुक्त घुमंतु जातियां और आजाद हिंद फौज में रहे सैनिक, हिंदी आंदोलन से जुड़े परिवार, द्वितीय विश्व युद्ध और आपातकाल के दौरान जेल गए परिवारों को भी क्या किया गया, इसमें शामिल किया। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो यहां पर आता है, ये पढ़ोगे आप, जैसे जिक्र किया है राज्य में स्थापित होंगे 1000 हेल्थ वेलनेस भी सेंटर, यानी 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर भी क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा कैशलेस हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना का विस्तार का निर्णय लिया गया है। हरियाणा के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी है, पेंशनर जो है या उनके जो आश्रित है, उनको पैनल में जो हमारे हॉस्पिटल है, यानी मान्यता प्राप्त जो हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों के अंदर हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा भी। यानी कैशलेस वो क्या करवा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। यमुनानगर, कैथल, सिरसा जिलों में होंगे मेडिकल कॉलेज स्थापित। भिवानी में डॉक्टर मंगल सेन कॉलेज की स्थापना होगी। ये मंगल सेन आपको याद नहीं करना है। यमुनानगर, कैथल, सिरसा जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे, ठीक है। भिवानी जिले में भी क्या होगा, मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा, परंतु भिवानी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनेगा वो पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पर भी, पंडित नेकीराम शर्मा भी, ठीक है भी, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 26 जनवरी 2019 को यह घोषणा की थी भिवानी में कि भिवानी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, किसके नाम पर, पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पर। परंतु भूलवश बजट के अंदर क्या बताया गया है, बजट में यह बता दिया गया था मंगल सेन के नाम से। मंगल सेन के नाम से आपको ध्यान हो, हरियाणा में कोई और इंस्टीट्यूट बनाने की क्या हरियाणा सरकार की एक योजना है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगरवा में होगा कैंसर विज्ञान केंद्र स्थापित। अगरवा मेडिकल कॉलेज के बारे में जैसे जिक्र किया है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगरवा मेडिकल कॉलेज का जैसे जिक्र करते हैं, अगरवा जो मेडिकल कॉलेज इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, ठीक है भाई। 1994 में किस जिले में, आपका हिसार जिले में है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग, किस एनएच के ऊपर स्थित है, तो 9 पर। एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, ग्रामीण क्षेत्र का भी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में ये रिपीट भी हुआ है, ये क्वेश्चन आपका अखबारों में आया भी हुआ है।
एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज यानी ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो आपका महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगरवा है। ठीक है, ये भी आप पढ़ना, इंडिया लेवल का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा भी क्या है? एशिया का सबसे बड़ा, तो इंपॉर्टेंट है पढ़ना इसके बारे में। मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत भी कैंसर विज्ञान केंद्र स्थापित है किया जाएगा। राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान का हम जिक्र करते हैं, संस्थान का हम जिक्र करते हैं तो बादशाह झज्जर पढ़ोगे भी आप। ठीक है भी। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, 100,000 आयुष्मान सहायकों और 22 आयुष कोच की भर्ती होगी भी। ठीक है भी, ये भी आप पढ़ोगे, यानी 1000 आयुष सहायक डॉक्टरों की क्या होगी? एक भर्ती होगी। इसके अलावा 22 आयुष कोच भी भर्ती होगी। करनाल और रोहतक औद्योगिक क्षेत्रों, त्रावड़ी, करनाल, केतल, कुरुक्षेत्र और नूह, मेवात, नारायणगढ़, अंबाला और चरखी दादरी में खुलेंगे नए ईएसआई औषधालय। राज्य कर्मचारी जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में। ठीक है भी, तो इसके अंतर्गत क्या खोले जाएंगे? एक औषधालय भी खोले जाएंगे। ठीक है, ताकि इनके अंदर जो औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले जो कर्मचारी है, उन कर्मचारियों को क्या है वहां पर है सुविधाएं मिलेगी स्वास्थ्य संबंधी। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा हरियाणा भी। ठीक है भी, ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? आपका हरियाणा कर रहा है। और हरियाणा के 4 जिलों में ये गेम होंगे भी। 4 जिलों में क्या होगी? ये प्रतियोगिता होगी भी, अलग अलग जिलों में, जिसमें आप पढ़ोगे। एक तो आपका क्या है? पंचकुला है। कौन सा जिला आपका? पंचकुला है। अंबाला का जैसे आप जिक्र करो, अंबाला है। एक आपका कौन सा है? कुरुक्षेत्र है। कौन सा आपका? कुरुक्षेत्र। और एक जिला आपका है करनाल भी। क्या है? करनाल। यानी मेजबानी कर रहा है 2021 की, परंतु ये जो गेम होंगे, प्रतियोगिताएं जो होगी हरियाणा के अंदर, वो 4 अलग अलग जिलों के अंदर होगी। कौन से 4 जिले जो मैंने बताए आपको? पंचकुला है, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल। इसके बाद एक चीज आपको और ध्यान होना चाहिए, खेलो इंडिया का जैसे जिक्र किया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। कब शुरुआत हुई थी? 2018 के अंदर। 2019 का भी आपको ध्यान हो, 2020 का भी आपको ध्यान हो, और 2021 में तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इसकी मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? आपका हरियाणा में। 2018 में मैंने बताया था आपको कई बार, दिल्ली ने इसकी मेजबानी की थी। किसने की थी? दिल्ली। 2019 में ये हुए थे महाराष्ट्र में। कहां हुए थे? आपके महाराष्ट्र में। 2020 में हुए थे आपके गुवाहाटी में भी। कहां पर हुए थे? गुवाहाटी का जैसे जिक्र करते हैं। और 2021 में आपके कहां पर होने हैं? हरियाणा के अंदर भी। कहां पर होने हैं आपके? हरियाणा। ये चीज भी आपको क्या करना है? पढ़ना है। इसके बाद में जिसे जिक्र करें, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण आपके क्या बनते हैं क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों में चयनित खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए अग्रिम तैयारी की राशि दी जाएगी भी। हरियाणा सरकार, भारत का ही पहला ऐसा राज्य है हरियाणा, जिस राज्य में ऐसी योजना, यानी किसी भी खिलाड़ी का ओलंपिक में चयनित खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए अग्रिम उनको दिए जाएंगे भी तैयारी करने के लिए, विशेष तैयारी करने का। जैसे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का जैसे जिक्र करते हैं, ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है पंचकुला में, बनेंगे हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के नए मैदान वहां पर बनेंगे। पंचकुला राज्य में राज्य स्तरीय पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा नवीनतम विश्व स्तरीय खेल चिकित्सा उपकरणों से लैस, इंपॉर्टेंट है पढ़ना इस चीज के बारे में, यानी नवीनतम विश्व स्तरीय खेल चिकित्सा उपकरणों से लैस 4 मंडल स्तर के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मंडल स्तर के जैसे आपको ध्यान हो, हरियाणा में 6 मंडल है, 6 में से 4 मंडलों का इन्होंने जिक्र किया है, भी 4 स्थापित किए जाएंगे। रोहतक मंडल में, गुरुग्राम मंडल में, करनाल मंडल में और हिसार, यानी हिसार, करनाल, गुरुग्राम और रोहतक में ये स्थापित किए जाएंगे भी। ठीक है भी, ये भी आप पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जिसे जिक्र करें, यानी नेक्स्ट जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपको क्लियर हो इस चीज के बारे में। सबसे पहले तो एनईपी किसका हम जिक्र कर रहे हैं? 2020 का भी। किसका जिक्र कर रहे हैं? 2020।
2020 से पहले हम एनईपी किसका जिक्र करते थे, आपको ध्यान होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब होता है इसका एनईपी मींस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 1986 का अनुसरण करते थे हम, किसका अनुसरण करते थे, 1986। 1986 के बाद आपकी कौन सी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में। 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी 2020 को 2030 के स्थान पर देखो, इसको लागू करने का जो उद्देश्य कहां तक रखा है, अभी कब तक इसको पूर्ण रूप से हम लागू करेंगे, 2030 तक। परंतु हरियाणा सरकार ने कहा है भी हम इसको 2030 की बजाय 2025 तक पूर्ण रूप से क्या है, लागू किया जाएगा भी हरियाणा के अंदर। इसके अलावा एनईपी के अंतर्गत पहली व तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल प्रदान किया जाएगा, यानी पहले सत्र से ही उन बच्चों को क्या किया जाएगा, मजबूत सक्षम बनाया जाएगा भी। क्या बनाया जाएगा, सक्षम हरियाणा कार्यक्रम के तहत तीसरी से 8वीं कक्षा तक के 8400 स्कूलों के 6 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे भी। ठीक है भी, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए भी, किसका हम अनुसरण कर रहे हैं, ये 2020 का हमें अनुसरण कर रहे हैं। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं, सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिकी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी से संबंधित शिक्षा देनी शुरू कर देंगे अभी भी 2020 की पॉलिसी के अंदर, यानी सभी सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल टैबलेट, डिजिटल क्लासरूम आदि पर खर्च होंगे 700 करोड़ रुपए भी। कितने, 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूछा जाएगा, कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा भी क्या दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा गुणवत्ता परक शिक्षा पर खर्च होंगे 192 करोड़ रुपए भी, गुणवत्ता परक शिक्षा के ऊपर। ठीक है भी, तो छात्राओं को उचित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 114.52 करोड़ का एक जेंडर इंक्लूजन फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा भी छात्राओं के लिए। किसके लिए, स्पेशली आपका छात्राओं के लिए है, ये भी आप पढ़ोगे। इसके बाद में जिसे जिक्र करें महत्वपूर्ण, मॉडल संस्कृति स्कूल हम पढ़ते हैं भी, हरियाणा में मॉडल संस्कृति स्कूल स्थापित किए गए हैं। तो मॉडल संस्कृति स्कूल का जैसे जिक्र करते हैं, मॉडल संस्कृति स्कूल के स्वीकृति के रूप में अपग्रेडेशन होंगे आरोही, कस्तूरबा गांधी और मेवात मॉडल स्कूल भी। अब हमने हरियाणा में क्या एक मॉडल संस्कृति स्कूल स्वीकृत की है, जितने भी हमारे आरोही मॉडल जो स्कूल चले हुए हैं, जितने भी हमारे कस्तूरबा गांधी जो स्कूल चले हुए हैं या मेवात मॉडल जो स्कूल चले हुए हैं, उनको भी किसके अंतर्गत लाया जाएगा, आपके संस्कृति मॉडल है स्कूल के अंतर्गत। इसके अलावा स्कूलों में स्थापित होंगे 50 उसायमान केंद्र, दक्ष सेंटर स्थापित होंगे और कम से कम 50% विद्यार्थियों को दी जाएगी व्यवसायिक शिक्षा, ताकि वो क्या बन सके, सक्षम बन सके, स्वावलंबन। जैसे मैंने बताया था ना, ये वही है, इसी के अंतर्गत ही क्या बनाया जाएगा, स्वावलंबन बनाए। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत 2 केंद्र खुलेंगे, हिसार और करनाल। पहले भी मैंने चर्चा की थी, करंट अफेयर का जैसे जिक्र किया था। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं, हिसार और करनाल, में जो केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एलुमिनी पोर्टल और एलुमिनी वीक का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के स्तर पर भी जितने भी जो विद्यार्थी पास आउट है, छात्र पूर्व छात्र मिलन का जैसे हम जिक्र करते हैं भी, उन छात्रों को भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के साथ जोड़ा जाएगा, उनकी गतिविधियों के साथ उनको जोड़ा जाएगा, उनकी एक्टिविटीज के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि उनका जो लगाव है उन विश्वविद्यालय और उन महाविद्यालयों से कम न हो। ऐसी भी क्या है, हरियाणा सरकार की एक योजना है। उसके बाद में जिसे जिक्र करें, जो आपका है यानी राजकीय बहुतकनीकी संस्थान का जैसे जिक्र किया है, इंपॉर्टेंट है। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान मानेसर में इंजीनियर प्रौद्योगिकी संस्थान की होगी स्थापना भी, यानी इंजीनियर प्रौद्योगिकी संस्थान की क्या होगी, यहां पर स्थापना होगी। कहां पर, मानेसर है, गुरुग्राम जैसे जिक्र करोगे, मानेसर है गुरुग्राम। आपको ध्यान होना चाहिए, मानेसर को क्या बनाया गया है, 11वां नगर निगम बनाया गया है। हरियाणा में हम पढ़ते थे पहले नगर निगम कितने थे, आपके 10 नगर निगम थे, परंतु 11वां नगर निगम भी बनाया गया है मानेसर को। यहीं पर इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान भी क्या होगा, स्थापित। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दोधोला में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शुरू होगा। अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानिकी
प्रबंधन अध्ययन कृषि कार्यक्रमों के तहत अप्रेंटिस और इंटर्नशिप अमेंडमेंट डिग्री प्रोग्राम। एक आपको पढ़ना है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, हरियाणा का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हरियाणा का प्रथम कौशल है विश्वविद्यालय भी आपका कौन सा? श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला का जैसे आप जिक्र करो, पढ़ना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये चीज भी आप। इसके बाद जैसे जिक्र करते हैं यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत 2017-2021-22 के दौरान सिकरोना फरीदाबाद का जैसे जिक्र किया है, इंद्री करनाल और जीवन नगर सिरसा में 3 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरंभ किए जाएंगे। अब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बार बार आप सभी बच्चों को मैं बताता हूं, आईटीआई का जैसे जिक्र किया है, किसका जिक्र किया इन्होंने? आईटीआई। वर्ष 2021-22 में निजी क्षेत्र में हरियाणा के कम से कम 50,000 युवाओं को नौकरी दिलाने का भी क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। निजी क्षेत्र का जैसे जिक्र किया है, यह भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे जिक्र करते हैं प्रौद्योगिकी एवं शासन, प्रौद्योगिकी एवं शासन, इसमें आप पढ़ोगे प्रौद्योगिकी एवं शासन का जब हम जिक्र करते हैं, खासकर ये पीपीपी आपका बार बार आता है भी, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आर्थिक रूप से सबसे कमजोर स्थिति वाले परिवार को 20 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के 1 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए कुशल बनाया जाएगा। भी क्या बनाया जाएगा? कुशल। स्वावलंबन का जैसे मैं जिक्र करता हूं ना, स्वाभिमान का जैसे मैं जिक्र करता हूं, इसी के अंतर्गत है। युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 7 राज्य विश्वविद्यालयों में स्थापित होंगे नए इनक्यूबेटर सेंटर, भी क्या होंगे? सेंटर स्थापित किए जाएंगे युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। बड़े डेटा सेंटर उद्योग के निर्माण विकास पर बल देने के लिए बनेगी डेटा सेंटर नीति। बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों सहित सभी सरकारी विभागों में पूर्ण रूप से ई ऑफिस कार्यान्वयन किया जाएगा। ई ऑफिस भी, ठीक है भी, यानी पेपरलेस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उनको पेपरलेस किया जाएगा, ताकि कम से कम क्या हो? पेपर का प्रयोग होगा। भी ई ऑफिस तो तभी होगा ना। इसके अलावा राजस्व संसाधन जुटाना और परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण का जैसे जिक्र किया, राजस्व संपदा को क्या है? जुटाना। यानी हरियाणा की योजना से प्रेरित होकर, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या करते हैं? केंद्र सरकार को फॉलो करते हैं, परंतु केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को फॉलो किया है। हरियाणा की योजना से प्रेरित होकर केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व नाम से एक राष्ट्रव्यापी योजना का प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया गया था। हरियाणा में लागू हुई थी पहले, और नाम से एक राष्ट्रव्यापी योजना प्रधानमंत्री कर कमलों शुभारंभ किया गया। 25 दिसंबर 2020 को 22 जिलों के 302 गांवों को लाल डोरा मुक्त, भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान हो, लाल डोरा मुक्त किया गया है, जिसमें 40,250 स्वामित्व के पंजीकृत दस्तावेज उनके मालिकों को दिया गया। ठीक है, आपको ध्यान हो, लाल डोरा मुक्त का जैसे जिक्र करते हैं तो हरियाणा भारत का पहला राज्य है। भी हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिस राज्य में लाल डोरा मुक्त किया गया है, गांव का जैसे जिक्र कर। इसके अलावा कहां से इसकी शुरुआत हुई थी ये भी आप पढ़ सकते हो। 22 जिलों का जैसे जिक्र किया, ये आपका सिरसी गांव है। भी सिरसी गांव है, किस जिले का है? ये आपका करनाल जिले का। भी ठीक है, भी पूछा जा सकता है भी लाल डोरा मुक्त पहला गांव कौन सा है हरियाणा का? तो ये सिरसी गांव है। किस जिले के अंतर्गत आता है आपका? ये आएगा आपका करनाल जिले की। ठीक है, भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसके बाद में जिसे जिक्र करें, राजस्व संसाधन जुटाना और परिसंपत्ति मुद्रीकरण, वर्ष 2021-22 के दौरान आईईआरटी से 500 करोड़ रुपए जुटाने का क्या है? लक्ष्य रखा गया। अभी 500 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद में जिसे जिक्र करें, नेक्स्ट जो है आपका हरियाणा देश की कुल भौगोलिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करना इसको भाई, यानी हरियाणा देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.4% से भी कम है, लेकिन राज्य देश के कुल जीएसटी संग्रह का 4.5% योगदान दे रहा है। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका जीएसटी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जीएसटी कलेक्शन करने में। देखो हम भारत का कितना रखते हैं, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 1.4% ही, क्योंकि 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है हरियाणा का, परंतु जीएसटी संग्रह का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारा कौन सा कितना प्रतिशत है? भारत में 4.5% पढ़ोगे। जीएसटी की शुरुआत आप पढ़ते ही हो, इस चीज के बारे में 2017 में हुई थी भी। ठीक है,
2017 गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में इसको जाना जाता है। इसके ब्रांड जो एम्बेसडर है वो कौन, आपके अमिताभ बच्चन है। जनता पर बोझ डाले बिना अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु 2 नए अवधारणाएं शुरू की जाएगी, जिसमें से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविटा शामिल है। ठीक है भाई, ये भी आप पढ़ना, परंतु जीएसटी संग्रह वाला आप है जरूर पढ़ना, इसको नोट भी करना है। ठीक है, कितना जो हम अपना योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग, जीने का स्टैंडर्ड का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ लिविंग का जैसे आप जिक्र करोगे, ईज ऑफ है लिविंग, सबसे पहले तो जीने की जो स्टैंडर्ड का हम जिक्र करते हैं। ईज ऑफ लिविंग जो आंकड़े कौन मतलब जारी करता है, ये भी आप पढ़ना इस चीज के बारे में। केंद्रीय शहरी मंत्री का जैसे जिक्र करते हैं, केंद्रीय शहरी मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय के द्वारा क्या है, ये आवास व शहरी मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय के द्वारा ये आंकड़े पेश किए जाते हैं। ईज ऑफ लिविंग का जैसे किफायती आवास ऋण श्रेणी के तहत हरियाणा हाउसिंग बोर्ड जमीन पर 20,000 मकान बनाने की क्या है, योजना है। ठीक है भाई, ये भी आप पढ़ोगे। इसके अलावा तरह तरह की है 6 निरीक्षण और प्रमाण केंद्र अंबाला, करनाल, हिसार, रेवाड़ी और फरीदाबाद और गुरुग्राम में क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। इंपोर्टेंट है पढ़ना। इसके बाद में ईज ऑफ लिविंग का 2020 के अगर आंकड़े हम पढ़े भी, 2020 में रहने के लिए या हर तरह की सुविधाओं का अगर हम जिक्र करें भी, किस नगर में सबसे अच्छा फर्स्ट रैंक किसने हासिल की थी, प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो आपका बेंगलोर है भी। क्या है, आपका बेंगलुरु है भी। ठीक है, ये भी आप पढ़ोगे। बेंगलुरु जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है, कौन सा स्थान हासिल किया है, प्रथम स्थान। ईज ऑफ लिविंग 2020 के आंकड़ों का हमें जिक्र कर रहे हैं। कौन पेश करता है, जिसे मैंने जिक्र किया है, आवास व शहरी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। पहला स्थान बेंगलुरु का है। दिल्ली प्रथम 10 में ही नहीं है, दिल्ली का स्थान कौन सा है, 13वां है। अगर 10 लाख से कम नगरों का हम जिक्र करें तो उसमें हरियाणा का एक नगर आता है, कौन सा, आपका गुरुग्राम। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का हम जिक्र करें तो प्रथम स्थान कौन सा, आपका बेंगलुरु का आप जिक्र करोगे, दूसरा पुणे है आपका। अगर हरियाणा में हम जिक्र करें 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में तो आपका कौन सा है, गुरुग्राम है। कौन सा, आपका गुरुग्राम पढ़ोगे, इंपोर्टेंट है। उसके बाद में जिसे जिक्र कर रहे हैं इस चीज पढ़ोगे तो ये बहुत है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सबसे जरूरी है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जिसे हमें जिक्र करते हैं। खास करके ग्राम सचिव की जो आपकी परीक्षा हो रही है, होगी आगे, उस परीक्षा में भी यहां से आपके कोई क्वेश्चन बन सकते हैं भी। तो शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए पालिका क्षेत्र के अचल संपत्ति पंजीकरण पर स्टाफ शुल्क का 2% समान अनुपात में समर्थ पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों के विभाग के खातों में सीधा जमा करवाया जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है, 2% है। उसके अलावा जिसे जिक्र करें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका क्या है, पंचकुला हिसार को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। भी पहले हम करनाल फरीदाबाद जिससे पढ़ते थे, केंद्र सरकार के अधीन जो पढ़ते थे, भी केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत लिया गया था, परंतु पंचकुला हिसार को भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, हरियाणा के बजट में शामिल किया गया। दिव्य कुरुक्षेत्र योजना से पूरे कुरुक्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ठीक है भी, बड़ी महत्वपूर्ण एक योजना है कुरुक्षेत्र के लिए, और खासकर कुरुक्षेत्र के जो धार्मिक स्थल है, 48 कोस की जो यात्रा के अंतर्गत जो आने वाले तीर्थ स्थल है, उन तीर्थ स्थलों का विकास करना इस योजना का क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आनी तो कब थी, 2017 में आनी थी आपकी, परंतु 2021 में 4 साल लेट है भी। ये भी आप पढ़ोगे, पढ़ो। दिव्य कुरुक्षेत्र योजना जो है किससे संबंधित, आपकी कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित है। इसके बाद में जिक्र करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में 23 स्थानों पर बड़े पैमाने पर नगरपालिका कचरे के विशाल डंपिंग के कारण बेकार पड़ी बहुमूल्य भूमि पुनः सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। देखते ना, जगह जगह कचरा पड़ा है, बहुत वेस्ट कचरा पड़ा है, तो उस भूमि को भी क्या किया जाएगा, उपयोग लायक बनाया जाएगा। इंपोर्ट। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में ग्रामीण में ग्राम विकास में तेजी लाने के लिए, इंपोर्टेंट है, मैंने बार बार जिक्र किया इसका भी, यानी ग्राम विकास में तेजी लाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया, जिसका लाभ लेकर आम आदमी अपने विकास कार्य करवा पाएगा भी। यानी जितने भी ग्राम पंचायतों के जो कार्य है
उन ग्राम पंचायतों के कार्यों को क्या किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा, उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। किसके अंतर्गत, ग्राम दर्शन पोर्टल के अंतर्गत। ठीक है भी, तो ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इसके अलावा जिला परिषद और ग्राम पंचायतों को लगभग 400 करोड़ रुपए वार्षिक मिलेंगे भी, ये भी आप पढ़ना भी। परंतु महत्वपूर्ण जो आपका रहेगा वो कौन सा, ग्राम दर्शन पोर्टल योजना का, जैसे मैंने जिक्र किया है। इसके बाद में वन एवं पर्यावरण भी, वन एवं पर्यावरण का जिसे जिक्र करते हैं। ठीक है भी, ये भी आप पढ़ोगे, वन एवं पर्यावरण। वन एवं पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो कौन सा क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा पतंजलि योगपीठ के तकनीकी सहयोग से मोरनी की पहाड़ियों में विश्व हर्बल वन विकसित किया जा रहा है, जो निकट भविष्य में औषधीय पौधों का एक बड़ा कोष बन जाएगा। जब भी देखो, मैं कुछ समय पहले मोरनी हिल दिव्यांग बच्चों को छोड़ने के लिए जाना था, उस समय मैंने ये देखा था भी। उस समय क्या देखा था, तो तरह तरह की वहां पर वाटिकाएं बनी हुई है भी, तरह तरह के जो औषधीय पौधे वहां पर क्या है लगाए हुए। किसके तत्वाधान से, किसके सहयोग से, पतंजलि योग पीठ के सहयोग से विश्व हर्बल वन विकसित हो रहा है। अभी हरियाणा की कहां पर है, मोरनी हिल का जैसे जिक्र करते हैं। मोरनी हिल्स जो हरियाणा का एक टूरिस्ट प्लेस ये है, और खासकर आपको ध्यान होना चाहिए स्वास्थ्य वर्धक स्थान का जब हम जिक्र करें। 3 नए हर्बल पार्क मसूदपुर, खेड़ी, लोचब और धर्म खेड़ी में भी बनाए जा रहे हैं भी। ये तीनों ही हरियाणा के किस जिले में है, हिसार जिले में है। यहां पर हर्बल पार्क बन रहे हैं। शिवालिक और अरावली पहाड़ियों में नई जल संचय संरचना का निर्माण किया जा रहा है। पानी को वेस्ट ना हो रोकने के लिए जल प्रबंधन के संबंध में क्या है, कड़े कदम उठाए जाएंगे। बच्चों को पेड़ लगाने, बचाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करने के लिए पौधागिरी अभियान को भी क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। किसके तहत हम इनका जो जिक्र कर रहे हैं, वन एवं पर्यावरण के, वन एवं पर्यावरण का जैसे जिक्र किया। इसके बाद में पढ़ेंगे सबसे जो अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास का जैसे जिक्र किया, तो औद्योगिक विकास के लिए भी क्या किए जाएंगे, कार्य किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। खास करके सड़क परिवहन का जैसे जिक्र करते हैं, सड़कों के बनाने से संबंधित है। यानी वर्ष 2021-22 में विभिन्न योजनाओं के तहत 973 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। इसके साथ 6213 किलोमीटर लंबी जो सड़कों को सुधारा जाएगा, उनको मरम्मत की जाएगी उनकी। वर्ष 2022-23 तक 6 क्रम और उससे अधिक के सभी कच्चे रास्तों पर पक्की सड़कें बनाई जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के अंदर सड़कों का जाल बहुत ज्यादा विस्तृत है, और ऐसा राज्य है जिसके अंदर हर गांव को जोड़ने वाली क्या है, सड़क है। आपस में जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, हर गांव को भी आपस में जोड़ने वाली जो सड़कें, ऐसा राज्य वो कौन सा आपका, हरियाणा है। सड़क सुरक्षा के सुधार के लिए 1007.19 करोड़ रुपए की लागत से 11 बाईपास के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दिए। बाईपास के निर्माण की भी, जैसे पढ़ते हैं ना, किसी भी शहर का वो बाईपास जो होता है उन्हीं से संबंधित है। उचाना और बहादुरगढ़ बाईपास का निर्माण किया जाएगा। उचाना और बहादुरगढ़ बाईपास का भी क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। इसके बाद में जिसे जिक्र करें, इंपोर्टेंट अवसंरचना, और वही बात आ रही है बार बार इस चीज के बारे में जिसे जिक्र करते हैं। यहां पर अवसंरचना और औद्योगिक विकास का जैसे जिक्र करते हैं, तो यह क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण बनता है। कौन सा, मनोहर ज्योति योजना। बार बार ये क्वेश्चन आपका आता भी है, पूछा भी जाता है। मनोहर योजना ज्योति के तहत 20,000 परिवारों को SPV होम लाइटिंग सिस्टम क्या है, दिए जाएंगे भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट एक योजना है हरियाणा सरकार की। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा की जो गौशालाएं हैं, गौशालाओं का जैसे जिक्र करते हैं, तो गौशालाओं में 1200 किलोवाट अक्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाए जाएंगे। ठीक है भी, तो ये चीज आप है पढ़ना। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जैसे आपका जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो इसमें अंतर्गत जैसे हम जिक्र करते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण आपका बनता है
सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षाओं है महिला सशक्तिकरण का, जिसे हमें जिक्र सबसे इंपॉर्टेंट है, सुरक्षाओं है महिला सशक्तिकरण का जिसे जिक्र करते हैं। इसके तहत भी हरियाणा सरकार ने क्या उठाए हैं, नए कदम उठाए हैं। क्या कदम उठाए हैं, महिलाओं के विकास से संबंधित जिसे जिक्र करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है, पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 10% से बढ़ाकर 15%, यानी महिलाओं की जो पुलिस बल का जिसे जिक्र करते हैं, पुलिस बल में महिलाओं की संख्या पहले कितनी थी, 10% थी, अब उसको बढ़ाकर कितने प्रतिशत, 15% करने का क्या है हरियाणा सरकार का लक्ष्य है। सुरक्षा के लिए तत्कालिक समय की आपात सेवाएं प्रदान करने के लिए 112 आपात अनुक्रिया सहायता प्रणाली परियोजना को भी क्या है शुरू की जाएगी। ठीक है भी। इसके अलावा गुरुग्राम में एक महिला आईआरबी का जैसे जिक्र किया, आईआरबी यानी गुरुग्राम में एक महिला आईआरबी बटालियन और हिसार में पुलिस के लिए प्रशिक्षण, महिला पुलिस के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट अभी हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा। हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी हरियाणा पुलिस में महिलाओं का कितना प्रतिशत बढ़ाने का, पहले 10% से अब 15% करने की क्या है ये योजना है हरियाणा सरकार की। इसके अलावा गुरुग्राम में क्या है, एक महिला आईआरबी बटालियन भी स्थापित की जाएगी और हिसार में महिला पुलिस के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित होगा भी। क्या होगा। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 7 जिलों में बनेंगे समेकित सैनिक सदन। भूतपूर्व जो सैनिक है हमारे एक्स आर्मी का जैसे जिक्र करते हैं, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए 7 जिलों में बनेंगे समेकित सैनिक सदन भी। तो ये था आपका हरियाणा का बजट 2021-22 भी बड़ा महत्वपूर्ण था। बहुत से यहां से क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं। आशा है आप सभी बच्चे इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को भी क्या करोगे, आप तैयार करोगे, ताकि भविष्य में आने वाली जो परीक्षाओं के लिए आपके लिए ये बजट है बहुत ही लाभदायक रहेगी। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।